हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 1 हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। ऑप्शन 1, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। ये कथन सही है। अनजान व्यक्ति के लिए विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। एक ही गाँव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे। यह कथन जो है वह सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे? तो इसमें शामिल थे सामंत, सेनापति और सैनिक, सभी। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो कि पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट का प्रयोग जो है वह सिंचाई के लिए किया जाता था। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहा। यह कथन जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नस्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर। ये सही कथन है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। यह कथन जो है वह सही नहीं है, यह पढ़ना आसान था। नेक्स्ट है, सेकंड चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? चोल काल में यह शब्द कर के लिए प्रयुक्त होता था, जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के वंशों के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। कल्हण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी से कश्मीर के राजाओं का इतिहास हमें पता चलता है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो इस संघर्ष का कारण था कन्नौज पर नियंत्रण करना। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो वह अपने साथ लाया था अल बरूनी को। चोल किसके सामंत थे? चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? इसका निर्माण राजराज के द्वारा किया गया था। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी गंगईकोंड चोलपुरम। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित किया
तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोलकाल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो यह कथन सही है। चोलकाल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये सही कथन है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। यह भी सही है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यह कथन भी सही है। सभी कथन जो है सही है। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। यह कथन सही है। गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वे सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह भूमि के प्रकार दिए गए हैं और आगे उनकी विशेषता। तो वेलन वगाई की विशेषता गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यह सही सुमेलित है। ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यह भी सही है। शाला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, यह भी सही है। पल्ली चंदम मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, यह कथन जो है वह सही नहीं है। तिरुमट्टुकनी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, यह भी सुमेलित नहीं है। पल्ली चंदम जो है वह होती थी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, और तिरुमट्टुकनी जो है वह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। तो इस तरह से ऑप्शन 4 और 5 जो है वह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर हम कल की वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।